Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Riya Saini. I have secured All India Rank 22 in UPSC CSC 2024. This was my third attempt, and in my second attempt through the reserve list I got into IRTS, and in my first attempt I could not qualify for pre. So I have written 2 mains and have qualified both of them. So I'm here to share my strategy and my resources regarding mains, because there are many resources, but if you can narrow them down to a few, it can be very helpful for mains in general. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं GS 1 से. My focus majorly will be on online resources, because मैंने ऑफलाइन कोई कोचिंग एज सच नहीं ली है. फाउंडेशनल बैच मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो ऑनलाइन ही जितनी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने आई हैव मेड डू विद दैम. तो सबसे पहले कमिंग टू GS 1, फॉर GS 1 आर्ट एंड कल्चर आई रेफर टू नितिन सिंघानिया सर्स बुक. उसके अलावा मैंने रेफ़र की थी NCERTs, जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि GS 1 हैज़ बिन माई वीक पॉइंट, बट नाउ दैट आई हैव सीन कि ओल्ड NCERTs प्लस न्यू NCERTs help you frame your answers in a much better manner. I would suggest that to you as well. NCERTs plus Nitin Singhania. उसके अलावा ancient and in general history के लिए मैंने firstly modern Indian history के लिए रेफ़र किया था स्पेक्ट्रम को. उसमें से लोग बोलते हैं मेंस में इतना हेल्पफुल नहीं है, बट आई डू नॉट अग्री विद दैट. जितना भी समरी रहती है एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इन स्पेक्ट्रम, यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट टू मेक योर ओन नोट्स. उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे कोट्स रहते हैं, कोटेशंस रहते हैं, जो स्निपेट्स लिखे होते हैं कि ये कोट इसने बोला है, इन्होंने बोला है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं मेंस के लिए भी. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वहाँ से हो जाती है. बाकी हिस्ट्री के लिए मैंने इन लूसेंट की थी, वो इतने मैं अच्छे से नहीं कर पाई, बट लूसेंट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, प्लस NCERTs अगेन, बिकॉज NCERTs विल गिव यू a manner how to write and structure your answers, and Lucent will give you information in a very short space. तो दोनों अगर आप कंबाइन कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री के लिए मैंने इन जनरल रेफ़र किया था स्पेक्ट्रम को ही. उसके बाद जो मैंने उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं आफ्टर नेहरू चैप्टर के बाद, उसको मैंने रेफ़र किया था. एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने रेफ़र किया था शून्य IAS की एक बुकलेट होती है, एज वेल एज वाजीराव, बट मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट में निपटाया था, और क्योंकि उसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, तो यू डू नॉट हैव टू डेल्व इन द डिटेल्स. वाजीराम की बुकलेट आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पे ही, तो वो या आप वाजीराम की या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप बुकलेट ले सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल नहीं है और जगह पर. उसके अलावा सोशल जस्टिस के लिए मैंने सोसाइटी के लिए मैंने रेफ़र किया था शून्य IAS की एक बुक आती है आफ्टर प्री एंड मेंस, मैंने उसमें से देख लिया था, बट मैंने उसमें से सिर्फ केस स्टडीज़ और स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को वो रेफ़र किया था, क्योंकि सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल है तो मेरे लिए वो आसान पड़ गया. बट लोग सोसाइटी को इन जनरल इग्नोर करते हैं, लेकिन अब UPSC बहुत सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगा है, तो आई थिंक आप कोई कोचिंग मटेरियल उठा लीजिए या फिर आप शून्य IAS जैसे मैंने रेफ़र किया था वहाँ से आप कर लीजिए, तो इट विल बी हेल्पफुल. और उसके अलावा जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें सोशल इश्यूज़ की भी मैगजीन्स आती हैं, वहाँ से भी आप सोसाइटी के लिए पढ़ सकते हैं. ज्योग्राफी के लिए मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए रेफ़र किया था PMF IAS, और मैंने मैपिंग बहुत एक्सटेंसिवली की थी, तो वो मैंने फाइनल डे पे भी यूज़ की. और GS 1 इन जनरल के लिए आप जितने मैप्स हो सके आप बनाइए, जितने डायग्राम्स आप हो सके आप बनाइए, जैसे स्तूपा के डायग्राम हो गए या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, या नटराज की आपने पेंटिंग बना दी, मेरे एक दोस्त ने बनाई थी. तो ये सिंपलिस्टिक
डायग्राम्स, बट आप मैप और डायग्राम्स GS1 में अगर करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सेकेंडली कमिंग टू GS2 में पॉलिटी आई अगेन ओनली रेफर टू लक्ष्मीकांत. उसके अलावा मैंने जो मेजर आर्टिकल्स हैं स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स, उनमें हर आर्टिकल के लिए केसेस एक्सटेंसिवली लिख दिए थे, चैट GPT से पूछ के या फिर गूगल करके. तो उसमें एटलीस्ट हर आर्टिकल के मेरे पास 7 से 8 केसेस थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेजर केसेस थे और उसमें क्या उन्होंने बोला था, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है. और आजकल UPSC ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछने लगा है. आर्टिकल 21 पे पूछा था एट्सेट्रा. सो यू कैन यूज़ एनीथिंग, यू कैन यूज़ गूगल, यू कैन यूज़ चैट GPT और आप ऐसे नोट्स बनाइए. और कोई कोट्स अगर आपको मिलते हैं अच्छे, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ के बहुत कोट्स मुझे अच्छे लगते थे, तो मैंने वो भी यूज़ करने की उन्हें कोशिश की है. कहीं भी आप न्यूज़पेपर में पढ़े तो पॉलिटी में मैंने ये यूज़ किया. इफ़ यू आर रेफरिंग टू चैट GPT, कभी कभी हो सकता है कि ऑथेंटिक ना लगे आपको, तो वहाँ पर एटलीस्ट एक लिंक रहता है कि कहाँ से उन्होंने चैट GPT ने वो चीज़ उठाई है. तो आप उस लिंक को या तो क्लिक करके देख सकते हैं कि ऑथेंटिक है भी कि नहीं. और कोई अगर अच्छी वेबसाइट है तभी अगर वो लिंक वहाँ से मिल रहा है तो आप देख लीजिए, वरना सिंपल गूगल सर्च भी आप करके ऑथेंटिकेट उसको कर सकते हैं. उसके अलावा गवर्नेंस इन जनरल के लिए मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ किया था, क्योंकि मैंने विजन टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया था मेंस की. तो आई थिंक इट वाज अवेलेबल, आई डू नॉट नो इफ इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन, बट विजन वैल्यू एडेड मटेरियल मैंने यूज़ किया था गवर्नेंस इन जनरल के लिए. उसके अलावा गवर्नेंस में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स रेडी कर रखे थे अलग अलग जगह से. वो फिर अगेन यू कैन यूज़ चैट GPT, यू कैन यूज़ गूगल. इफ़ यू ऐड एग्जाम्पल्स इन दिस इट विल बी वेरी गुड. उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, IR इन जनरल लोग सिर्फ PT 365 या फिर कोई ऐसी कंपाइलेशन रेफ़र करते हैं, बट मैंने भी वही रेफ़र की थी. बट मैंने उसके बहुत शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए थे कि हर कीवर्ड को, जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशंस और ब्रिक्स SCO इंडिया US रिलेशंस, उसमें मैंने बस कीवर्ड्स ऐड कर दिए थे कि इकोनॉमी में ये है, पॉलिटी में ये है, डिप्लोमेटिक कंसर्न्स ये हैं. तो वो आपको किसी भी कंपाइलेशन के 2-3 साल अगर आप देख लेते हैं हर टॉपिक के, तो उनमें से आप कीवर्ड्स उठाइए और आप उन्हें अपने नोट्स में डाल दीजिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस. एंड सोशल जस्टिस इन जनरल मैंने, क्योंकि इकोनॉमी मृणाल सर के नोट से किया था, तो वहाँ पर उन्होंने सोशल जस्टिस का भी एक पिलर है, तो वहाँ से मैंने इन जनरल वो किया था. प्लस थोड़ा बहुत सोशल इश्यूज़ अगर मुझे कहीं लगे कि कंपाइलेशंस में मैंने देखे, तो वो भी मैंने उसी में ही नोट कर दिया था. GS2 इन जनरल के लिए आप ARC रिपोर्ट्स को रेफ़र कर सकते हैं. वो थोड़ी अब रिडंडेंट लग सकती हैं, तो उसके अलावा नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे. योजना कुरुक्षेत्र अगर आप देखना चाहें, उसमें से मेजर कोई डेटा पॉइंट्स या फिर ऐसा उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं. या फिर PIB इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिसके बारे में आपको रीड करना है, तो PIB में आप जाके सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं. कमिंग टू GS3, आई थिंक GS3 में मैंने अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा यूज़ की है अपने मेंस के लिए. तो जब मैं प्रीलिम्स पढ़ रही होती थी GS3 के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, कुछ भी हो, अगर मैं जब भी वो पढ़ रही होती थी, उसमें मैं वही अलग कलर पेन से मार्क कर देती थी कि दिस विल बी यूज़फुल इन मेंस. तो या फिर मार्क कर दीजिए या फिर एक गूगल डॉक्स बना लीजिए कि प्रीलिम्स नॉलेज दैट इज़ यूज़फुल फॉर मेंस. तो उसमें आप बस रेफर एक कीवर्ड, चाहे या फिर कोई गुड केस स्टडी हो गई या फिर कोई इनिशिएटिव है, तो वो सब आप मेंशन करते रहिए, या डेटा पॉइंट है, तो दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन GS3. GS3 में इकोनॉमी के लिए अगेन ओनली रेफर टू मृणाल सर्स नोट्स, वहाँ से ही बनाए. सेकेंडली साइंस एंड टेक के लिए मैंने प्रीलिम्स का कोर्स लिया था शिवन सर का, और मेंस का भी आई थिंक 2 months का उनका नोट्स थे फॉर साइंस एंड टेक एज वेल एज एनवायरनमेंट. आई रेफर टू दैट एज वेल. एंड फॉर एनवायरनमेंट आई रेफर टू शंकर IAS बुक, वहाँ से मुझे बहुत चीज़ें मिली थी. प्लस जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था और शिवन सर का कोर्स था एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए ये. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने वाजीराम की एक कंपाइलेशन मैंने ख़रीदी थी ओल्ड राजेंद्र नगर से.
तो उस वहाँ पर वो पूरा कवर हो गया था। उसके बाद जितनी भी चीज़ें मंथली मैगजीन्स में आती रहती थी, कोई नया इनिशिएटिव है या फिर कुछ है, तो मैं उसको बस उसमें ऐड कर देती थी, जिससे मुझे बार बार पढ़ना ना पड़े। एंड लास्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा गूगल किया है। इन जनरल मैंने कोई ऐसा एज सच वन सोर्स नहीं यूज़ किया है। जितने भी डिज़ास्टर्स मैं लिस्ट डाउन कर सकती थी, जो कन्वेंशनल डिज़ास्टर्स हैं या फिर जो न्यूली इमर्जिंग डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कि GLOF हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, या फिर कन्वेंशनल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, इनके लिए मैं बस गूगल करती थी अर्थक्वेक UPSC, और उसके लिए उसके स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, उसके मिटिगेशन के लिए। फिर उसके बाद मैं ये देख लेती थी कि रिसेंटली कहाँ कहाँ हुए हैं, क्योंकि UPSC ये भी पूछ लेता है, तो वो एग्जाम्पल्स आपके पास रेडी होने चाहिए, और स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन। तो ये मैंने गूगल का बहुत इस्तेमाल किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन जनरल के लिए। नाउ कमिंग टू GS4। GS4 लास्ट टाइम मेरी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की थी, तो मेरे बहुत पुअर स्कोर थे, अबाउट इट वाज आई थिंक 99। तो इस बार मैंने ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया किसी भी चीज़ को। पहले तो मैंने एक बालाजी IPS सर हैं, उनकी एक बुक है, पहले बेसिक्स के लिए मैंने एथिक्स के लिए वो रेफ़र की। उसके अलावा मैंने आयुष सर FORMIS का, उनका आई थिंक 1 और 2 मंथ्स का कोर्स है, उसके लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो वहाँ से मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया। और उसके बियॉन्ड जितने भी कीवर्ड्स हैं एथिक्स में, उसके लिए मैंने हर कीवर्ड के लिए एक डेफिनेशन और 5-6 एग्जाम्पल्स रेडी कर लिए, चाहे मैंने कोई GS में एग्जाम्पल पढ़ा हो या फिर न्यूज़पेपर में या फिर रियल लाइफ से। तो एक रिलीजियस स्क्रिप्चर से एग्जाम्पल होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल होता था, एक इंटरनेशनल किसी ने कुछ बोला है या फिर कोई कोट है इंडिया या फिर इंटरनेशनल किसी भी पर्सनालिटी ने, वो होता था, और एनवायरनमेंट से अगर आप कोई कोई एग्जाम्पल ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो सब होता था। तो एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल्स पर कीवर्ड वर रेडी। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन मैंने वो किया। इस बार मैंने GS4 में जितना देखा, क्वेश्चंस वर अ लिटिल डिफरेंट इन द सेंस कि जो GS 1, 2, 3 के टॉपिक्स हैं, उनको उन्होंने एथिकली पूछा था। तो ये चीज़ मैं अब मे बी UPSC शिफ्ट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सिंपली आस्किंग एक कीवर्ड का डेफिनेशन, दे कैन आस्क GS रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनका एथिकल डायमेंशन। तो अगर आप एक ब्रॉड माइंड मैप बना लें कि जो भी आप GS में पढ़ रहे हैं, चाहे वो AI पढ़ रहे हैं या फिर जैसे BNS क्रिमिनल लॉज का आया था, कुछ भी आप GS में जो मेजर टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका भी आप एथिकल डायमेंशन अगर सोच लें, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आई सी द ट्रेंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट चेंजिंग when it comes to GS। and case studies of course आप करिए। मैंने पहले case studies की थी फाइनल एग्ज़ाम में, और फिर मैं GS की तरफ गई थी, फिर मैं नॉर्मल आंसर्स क्वेश्चंस की तरफ गई थी। अगर आपको लगता है आपकी केस स्टडीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप वो पहले कर सकते हैं। ऐसे के लिए मैंने ज़्यादा एसेज लिखे नहीं थे, बट मैंने ये किए थे अपने नोट्स जो मैंने ऐसे के लिए बनाए थे। सबसे पहले मैंने ये किया कि जो भी मैंने GS की नॉलेज अभी तक एक्यूमुलेट की है, उसमें से क्या क्या ऐसे में यूज़ हो सकती है। तो आई स्किम थ्रू ऑल द टेक्स्ट बुक्स अगेन कि ये कोट्स कुछ हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप किसी भी रिफॉर्मर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप किसी भी कोई भी कोटेशंस जो स्पेक्ट्रम में दिए रहते हैं वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वो आप नोट करते जाइए अपने एसे के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था जो कि मैंने यूज़ नहीं कर पाई, बट जब INA ट्रायल्स हो रहे थे तो देयर वर 3 पीपल, 1 सिख, 1 मुस्लिम एंड 1 हिंदू। तो वो हमारी यूनिटी दिखाता है कि कम्युनल हिस्ट्री हमेशा से नहीं रही है। तो वो चीज़ अगर आप उसको थोड़ा फ्लावरी वर्ड लैंग्वेज में करके अगर आप पेंट कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। फिर मैंने फर्स्ट इलेक्शन के बारे में, जब इंडिया का हुआ था, कि कैसे द प्रॉफिट्स ऑफ डूम सेड कि इंडिया विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एज अ डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में कि हाउ बिग ऑफ एन अचीवमेंट इट वाज, ये सब मैंने अपने नोट्स में डाल लिया था। मैंने बहुत सारी स्पीचेस रेफ़र की, जैसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हो गई या फिर जवाहरलाल नेहरू जी की, वो मैंने अपने कंक्लूजन में लिखी थी। उसके अलावा अंबेडकर जी की कोई स्पीच हो गई, जैसे 3 वार्निंग्स, या फिर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इतने जो डिबेट्स हुए हैं उनकी स्पीचेस अगर आपको कोई पता है तो वो आप लिखते जाइए। कोई भी और स्पीच किसी भी वर्ल्ड लीडर की आप लिख दीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लिख दीजिए, किसी की भी आप लिख दीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा मैंने एथिक्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया अपने
आंसर में, क्योंकि फिलोसफिकल जो एसेज होते हैं उसमें एथिक्स का आपका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो जैसे हैप्पीनेस वाला ऐसे मैंने इस बार यूज़ किया था, एंड कोइंसिडेंटली आई हैड रेड अबाउट द happiness as well as the different components of happiness etc and ethics। तो मैंने सेम चीज़ जाके ऐसे में यूज़ की। फिलोसफिकल एसेज बहुत अब आते जा रहे हैं, तो उसके लिए आई थिंक सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो उसको हाउ, व्हेन, वेयर ऐसे करके भी कर सकते हैं। पेस्टल अप्रोच भी बहुत लोगों के लिए काम करती है, बट मैंने इन जनरल हाउ वाली, हाउ, व्हेन, वेयर वो वाली अप्रोच यूज़ की है। मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए और मैंने एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू उस एग्जाम्पल को समझाया है। ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ जो मेरा था उसमें यही मैं करने की कोशिश करती थी कि एक जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रेजेंट कर दूं ऐसे में। और अगर कोई एनेक्डोट है तो वो भी स्पेशली आप उसको इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस वाला ऐसे मैंने लिखा है इस बार, तो उसमें मैंने रामायण से एक एनेक्डोट मेंशन किया था कि जब माता कैकेयी श्राप दे देती हैं और फिर जब राम जी को जाना होता है वनवास, तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा होते हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी को बोलते हैं कि आप अभी भी हंस रहे हैं, आप इतने खुश कैसे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा। तो राम जी बोलते हैं कि मतलब वो उनको समझाते हैं लक्ष्मण जी को कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ पाथ, ये इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ पाथ। और ऐसे करके मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया था। तो कहीं से भी ऐसे के लिए आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अगर कोई भी आपको ऐसा पद्मश्री अवॉर्डीज़ अगर आपको कोई ऐसे लगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर से कुछ कोट करना हो, बी फ्री, डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। बहुत बार कोचिंग्स में एक्सेसिवली ऐसे लिखने पे ये होता है कि वो चाहते हैं कि आप बस एक टाइप के ऐसे लिखें, बट ऐसे में आप थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी दिखाइए, थोड़ा आप अपना फ्री होके लिखिए, तो उतना ही आपको आई थिंक रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा इससे में। So now we will discuss the detailed strategy for all the mains papers. I have given 2 mains, I have qualified both. तो जितना भी मुझे idea लगा है, I will try to share that with you. So first coming to GS1 paper, personally it comes with a disclaimer because it is my weakest link in all the 4 papers, but I will try to guide you as much as I can. Firstly for art and culture, of course for information aspect I did refer to Nitin Singhania book, and उसमें जितने भी डायग्राम्स है वो मैंने बहुत अच्छे से बना लिए थे। उसके अलावा मैंने एक मैप्स लिए थे, उसमें अलग से मैंने मैपिंग कर ली थी कि बस मार्क कर दिए थे कि बुद्धिस्ट साइट्स यहाँ पर हैं, बुद्धिस्ट केव्स यहाँ हैं, बुद्ध स्तूप यहाँ पर बने हैं, उसके अलावा जैन मंदिर कहीं कहीं हैं, जैन पिलग्रिमेज सेंटर्स यहाँ हैं। तो उसके बाद पेंटिंग्स का जो है कि इस जगह पर ये पेंटिंग है, इस लोकेलिटी में ये पेंटिंग है, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, ऐसे ऐसे करके मैंने हर चीज़ का एक मैप पे वो कर दिया था। और अगर आपको फाइनल एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है एंड इफ़ यू आर एबल टू शो इट ऑन अ मैप, इट बिकम्स मच ईजियर कि आप छोटे स्पेस में अच्छे से आप उसको दर्शा पाएंगे और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। लेकिन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इन जनरल के लिए आई हैव कम टू रियलाइज़ कि NCERTs आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अब UPSC थोड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं जो मे बी कन्वेंशनल नॉलेज में इतने ना हो, लेकिन NCERTs में वो दिए रहते हैं। और मेंस के लिए स्पेसिफिकली NCERTs में जैसे लिखा रहता है बहुत एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत डिटेल में रहता है, तो यू नीड दैट इन योर आंसर्स। तो प्लीज़ रीड थ्रू द NCERTs एंड देन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग फॉर एंशिएंट, मिडीवल एंड हिस्ट्री इन जनरल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ की थी। उसमें मैंने वही इतना प्रीलिम्स के बाद आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस समरी देख लीजिए जिससे कि आपको मेन इवेंट्स याद रहें, और पहले ही आप मार्क करके रखिए जो भी कोट्स हैं, जो भी आप ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रेंड्स अगर हैं कि कम्युनल हिस्ट्री कैसे बढ़ती गई, तो वो एक पूरा एक चैप्टर है स्पेक्ट्रम में कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे इट कल्मिनेटेड इनटू पार्टीशन और स्टार्ट कैसे हुआ थोड़ा, तो वो सब भी वो चैप्टर्स मोस्ट लोग इग्नोर कर देते हैं, बट प्लीज़ आप लोग उन पे ध्यान दीजिए, तो स्पेक्ट्रम विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी is a very ignored subject in my case, in my opinion. In my case I had sociology, तो I had an upper edge. तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी मेजर सोसाइटल इश्यूज़ हैं, चाहे वो कास्ट हो गया, फैमिली, मैरिज, कुछ भी फीमेल इन्फेंटिसाइड चल रहा है, या फिर
अर्बनाइजेशन के साथ क्या दिक्कतें हैं, वो सब आप नोट डाउन करिए कहीं, आप प्रीवियस ईयर्स देखिए, आप निकालिए जितने भी सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं PYQs में, उनमें एक ब्रॉड थीम आपको दिख जाएगी, नोट डाउन दोज थीम्स एंड देन आप या तो गूगल कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कंपाइलेशन से या फिर कहीं से भी आपको मिले न्यूज़पेपर से वो आप कर सकते हैं। तो सोसाइटी में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स इन सोशो दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, आप उनसे थोड़ी गाइडेंस ले लीजिए, वो थोड़ा आपको ब्रीफ में, नॉट इन डेप्थ बट ब्रीफ में सोशल इशूज़ के बारे में बता देंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जोग्राफी आई एक्सटेंसिवली यूज्ड मैप्स। मैंने प्रीलिम्स के लिए सुदर्शन गुर्जर सर की मैपिंग्स इनिशिएटिव ज्वाइन किया था, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, बट इतना एक्सटेंसिव आपको मैपिंग की मेंस में जोग्राफी के लिए ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैप्स आपके पास हैंडी रहने चाहिए, कि इतने एक्सटेंसिवली नहीं, बट अगर आप थोड़ा भी अगर मैपिंग दिखा पाएँ या फिर आप डायग्राम्स दिखा पाएँ कि अर्थक्वेक का डायग्राम हो गया, साइक्लोन कुछ भी हो गया, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर जोग्राफी। एंड जोग्राफी में मैंने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए PMF IAS के जो नोट्स थे वो रेफ़र किए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, नॉवल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फ्योर्ड्स हो गया या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसमें मेंशन्ड थे थोड़े बहुत, तो आप थोड़ा गेस एटलीस्ट ले सकते हैं कि थोड़ा दैट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर्स। तो PMF IAS नोट्स इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर जोग्राफी। GS2 के लिए वही, पॉलिटी के लिए फिर से वही है कि लक्ष्मीकांत में से आप रेफ़र कीजिए, आप देखिए कि उसमें क्या क्या रेलिवेंट है फॉर मेंस पर्पसेस। अब तो आपको थोड़ा बहुत पूरा ही लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम भी पूछा था, आई थिंक नालसा का कोई क्वेश्चन था, या फिर ऐसे ही लीगल सर्विसेज वगैरह का कोई अथॉरिटी का कोई क्वेश्चन था, तो लोग उसको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, बट यू कैन स्टडी इट फॉर मेंस। मैंने इन जनरल कोट्स बहुत इस बार लिखने की कोशिश की पॉलिटी में, जैसे चंद्रचूड़ सर के कोट्स हो गए, जस्टिस चंद्रचूड़, या फिर पहले जो जजेस थे उनके कोई कोट्स हैं, सुप्रीम के कोर्ट केसेस, आप हर इशू के आपके पास 2-3 रेडी होने चाहिए, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट केसेस मेंशन कर देते हैं अपने आंसर में, दैट गिव्स यू एन एज। थर्डली, आर्टिकल्स इन पॉलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक आर्टिकल है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप बस ब्रैकेट में आर्टिकल से 1 कुछ भी लिख दीजिए, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको मार्क्स बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। जितने भी आपको आर्टिकल्स आते हैं, आप बेझिझक उन पे लिखिए ब्रैकेट में डाल के आर्टिकल वॉटेवर। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, मैंने कंपाइलेशन से ही नोट्स बनाए थे, बट मैंने क्या किया था कि हर कीवर्ड मैंने उठा लिया था, जैसे इंडिया चाइना हो गया, या फिर इंडिया US हो गया, या फिर कोई ग्रुपिंग हो गई, तो उसके लिए 2-3 साल के कंपाइलेशंस में 2-3 आर्टिकल्स होते हैं, उनमें मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया अपने नोट्स में कि इकोनॉमिक, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके बाद मैंने मतलब डिफेंस कोऑपरेशन, तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स थे मैंने बस वो लिख दिए कि जैसे कुछ भी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, या फिर एलिफेंट ड्रैगन डांस हो गया, तो ये सब मैंने बस एक जगह लिख दिए इंडिया चाइना रिलेशंस के अंडर। तो वो मैंने फाइनल डे पे, आप अगर ये ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड सोशल जस्टिस, आई रेफर टू मृणाल सर्स नोट्स, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। या फिर सोशल जस्टिस के लिए जो भी आप मंथली कंपाइलेशंस पढ़ते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो PIB में बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती हैं, जैसे जनमन योजना हो गई, PM जनमन योजना, उसको आप कोट कर दीजिए, PIB से आप उठा के डालिए। जितनी आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी मेंशन कर पाएंगे वो भी बहुत अच्छा होगा, तो उसमें ऑथेंटिसिटी आती है। और गवर्नेंस के लिए स्पेसिफिकली अगर आप करते हैं, तो आप बस एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखिए कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स अगर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप बस जैसे कोई किसी भी चीज़ के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स अगर रेडी हों, तो बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि लिख तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर लाइंस पे रहे होते हैं, बट दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच मेक योर आंसर स्टैंड अपार्ट. When it comes to GS3, GS3 has always been my very strong point. I scored about 103 last year.
तो उसके लिए मैंने वही प्रीलिम्स को बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स की नॉलेज मैंने अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। जब हम एनवायरनमेंट कुछ पढ़ रहे हैं या फिर हम साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, आप वर्बेटम उन स्कीम्स को या फिर उन चीज़ों को आप अगर अपने आंसर में डालते हैं तो आपका आधा काम एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक में हो गया है ऑलरेडी। साइंस एंड टेक के लिए एक और रहेगा, जितने भी मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जितने भी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो AI हो, चाहे वो इन जनरल डीप टेक सिंपली हो या फिर जनरेटिव AI स्पेसिफिकली हो, क्वांटम हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, सब चीज़ों के आपके पास एप्लीकेशंस होने चाहिए। मल्टीपल एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन पुलिस, इन जुडिशरी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इनके अंडर अगर आपके पास हर एक चीज़ के एप्लीकेशंस है, योर साइंस एंड टेक विल बी ऑलमोस्ट डन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिशंस निकलते रहते हैं, इसरो के मिशंस हैं या फिर कोई इन जनरल अगर अलग साइंस एंड टेक मिशन है, उसका आप ध्यान रखिए। दे आस्क यू टेक्निकलिटीज़ अबाउट इट। मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में आई थिंक चंद्रयान के बारे में पूछा था, मैं उसमें 2-3 डायग्राम्स बना के आई थी, मैंने पूरा उसके पेलोड्स के बारे में लिखा था। तो दैट इज़ व्हाट विल मेक योर GS3 आंसर स्टैंड आउट। इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली मैंने मृणाल सर के नोट्स यूज़ किए थे, तो वो बहुत एक्सटेंसिव थे एनीवेज। उसके बियॉन्ड अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे कोट्स रहते हैं, बहुत सारी थीम्स रहती हैं, तो अगर आपके पास टाइम है या टाइम नहीं है तो आप समरी पढ़ लीजिए। 3-4 साल की आप इकोनॉमिक सर्वेज उठाइए, उसमें बहुत की थीम्स रहती हैं जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि उसमें था कि इनइक्वालिटी का एक अगर कोई था तो उसमें था कि द पाई नीड्स टू फर्स्ट ग्रो बिगर। उसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल दिए थे, उसके अलावा उन्होंने थिरुवल्लुवर जी के एग्जाम्पल दिए थे। तो बहुत इकोनॉमिक सर्वे में एग्जाम्पल्स एंड थीम्स रहती हैं जो आप वर्बेटम GS3 में अगर डालते हैं तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इंटरनल सिक्योरिटी इन जनरल एंड डिफेंस वगैरह के लिए मैंने एक कंपाइलेशन रेफ़र की थी, तो वो रेडीमेड नोट्स मेरे पास थे, तो उसके लिए मैंने और भी कोई एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में दिखे तो वो आप यूज़ करिए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने गूगल का बहुत इस्तेमाल किया है। मैं ट्राई करती थी कि अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई भी मैप या डायग्राम अगर बन पा रहा है तो आई वुड यूज़ इट, कि अगर मैप है कि यहाँ अर्थक्वेक्स हुए हैं तो आप दिखा दीजिए, छोटा सा ही मैप बनाइए कि यहाँ प्रीवियसली अर्थक्वेक्स हुए हैं, या फिर कौन सी जगह प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, जैसे दीज रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स और दीज रीजन्स आर प्रोन टू फ्लडिंग। तो आप मैप प्लीज़ बनाइए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, या फिर डायग्राम बनाइए। साइक्लोन का इस बार एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था, तो साइक्लोन का ऑफ कोर्स यू वुड हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी। GS4 के लिए प्लीज़ कीप योर आंसर्स वेरी सिंपलिस्टिक। फर्स्टली GS के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज करिए आप इन एन एथिकल मैनर। जैसे कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन आया था, इस बार क्रिमिनल लॉज को लेकर क्वेश्चंस आया था, जो कि मोस्टली हम GS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। बट अब जो भी GS में आप पढ़ रहे हैं मेजर टॉपिक्स, मेक श्योर यू आर एनालाइजिंग देम फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। उसके अलावा कोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। GS4 में आप इंट्रो कंक्लूजन में कहीं भी कोट्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत हर चीज़ के बहुत अच्छे कोट्स हैं। एग्जाम्पल्स आप हैंडी रखिए, कोई चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने रियल लाइफ से ड्रॉ करके इंस्पिरेशन आप एग्जाम्पल लीजिए, एनवायरनमेंट से एग्जाम्पल ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल्स रेडी रखिए क्योंकि वो यूज़ में आते हैं, और सिंपल रखिए अपने आंसर्स, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। So now coming to the answer writing part of mains, which is of course the most instrumental. तो सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं जी, they directly jump into answer writing before they have even completed 2 subjects. GS में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि there is a lot of interconnection between different सब्जेक्ट्स। तो आप GS1 की चीज़ बहुत बार GS3 में यूज़ कर सकते हैं, GS3 को GS2 में, एंड सो ऑन। तो एक बार आप पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए, देन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। और स्टार्टिंग में जो आप आंसर्स लिखेंगे वो ऑफ कोर्स बहुत बुरे आएंगे, बट डोंट बी डिसहार्टेंड, और उनमें बहुत टाइम भी लगेगा। तो मुझे एक GS पेपर स्टार्टिंग में कंप्लीट करने में 3.5 से 4 घंटे लगते थे, बट वो धीरे धीरे करके जैसे मैंने प्रैक्टिस की वो कम होता गया।
अब प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करनी है? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई फील फिर से मेंस में स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑफन रिपीटेड थीम्स होती हैं, आपके लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कोई भी साल के कोई भी सब्जेक्ट वाइज PYQs उठाइए। अगर आपको मॉडल आंसर्स चाहिए तो आप बस लिख दीजिए क्वेश्चन और फिर UPSC, और फिर उसमें आ जाता है डिफरेंट कोचिंग्स के मॉडल आंसर्स आपको गूगल पे अवेलेबल फ्रीली होते हैं, तो आप अपने आंसर को उससे बस कंपेयर कर लीजिए। और मैं कैसे आंसर्स लिखती थी, स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इंट्रो ऑफ कोर्स, देन उसमें मोस्टली 2 टाइटल्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं उसके क्वेश्चन के मोस्टली, दैट इज़ सपोज थीसिस एंड देन एंटी थीसिस और फिर कंक्लूजन। तो ये मेरा स्ट्रक्चर ब्रॉडली रहता था। कभी कभी जब मेरे पास वे फॉरवर्ड है, मोस्टली एक्चुअली स्पेशली 15 मार्क के लिए अगर नहीं भी पूछा है तो मैं वे फॉरवर्ड भी लिखती थी। अगर मैं वे फॉरवर्ड नहीं लिख पा रही हूँ तो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन कर देती थी सिर्फ उस चीज़ के लिए। तो ये 2 या 3 पार्ट आंसर मेरा हो जाता था। और मैं इन जनरल पॉइंट वाइज प्रेफर करती थी, बिकॉज आई राइट अ लॉट। मैं ओवरराइट कर देती हूँ तो पॉइंट वाइज में ये हो जाता है, एटलीस्ट क्रिस्प हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आंसर में यू आर राइटिंग टू मच और यू आर गोइंग बियॉन्ड द टाइम, यू कैन यूज़ द हब एंड स्पोक्स मॉडल कि बस एडवांटेजेस देन 1 2 3 4 5, तो शॉर्टन हो जाएगा आपका आंसर और फिर आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मेरे आंसर राइटिंग की टिप्स थी। आप जहाँ भी मैप यूज़ कर सकते हैं, छोटा भी आपको अगर बनाना हो, एक पार्ट बनाना हो इंडिया का, प्लीज़ बनाइए ब्रैकेट के मतलब बॉक्स के अंदर। जैसे इंडिया चाइना का क्वेश्चन आया था, मैंने बॉर्डर बनाया, उसमें डेप्सांग डेमचाक सब कुछ मैंने पिन पॉइंट करा है। तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। आधा आधा नंबर भी आपका अगर हर आंसर में बढ़ रहा है तो इट्स अ बिग डील। तो मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए। ये नहीं है कि हर जगह ज़रूरी है, बट अगर आप बना पा रहे हैं जिस भी चीज़ में बन रहा है तो आप बनाइए प्लीज़। और लेजिबिलिटी के लिए एक मेरा बहुत कंसर्न रहता था, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी है तो फिर मैं वो अच्छे से लिख नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं या तो आप फॉन्ट बड़ा कर दीजिए या फिर जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में गैप थोड़ा अच्छा करिए, तो जिससे लेजिबल रहे जो आप लिख रहे हैं। एटलीस्ट इतने अच्छी राइटिंग में भले ही ना आ रहा हो, एटलीस्ट एग्जामिनर को ये दिख रहा है कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो बहुत हौच पौच करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं टाइम से ख़त्म पेपर, वो आप मॉक्स जब लिखेंगे या फिर प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, तो आप ब्लैक एंड ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने किया था, उसको भी इस बार अच्छी रैंक आई है, तो आप ब्लैक एंड ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो ऑनेस्टली एक भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं गया है जिसमें मुझे एवेल्युएशन में ये ना लिखा है कि गुड कंटेंट बट वेरी पुअर हैंड राइटिंग, प्लीज़ वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। तो मैंने सुधारने की थोड़ी बहुत कोशिश की, बट वो टाइम की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, और इतना लिखना होता है तो वो हो नहीं पा रहा था। तो ये मेरे लिए ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा स्ट्रेस पॉइंट रहता था। बट मैंने कुछ टॉपर्स देखे जो 5th 6th रैंक भी आई है, जिनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है और उसे अच्छी हैंड राइटिंग दिखती है तो ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। शायद आपकी बुरी हैंड राइटिंग आपके लिए एक रोड ब्लॉक ना बने, बट अगर आप उसको थोड़ा भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा एटलीस्ट 3-4 मार्क्स पर पेपर को आपको हेल्प मिल सकती है, विच अकाउंट्स फॉर अ लॉट। तो अगर आपके पास टाइम है थोड़ी बहुत, अगर आप हैंड राइटिंग क्लासेज, आई नो इट साउंड्स चाइल्डिश बट माई फ्रेंड सजेस्टेड दिस टू मी, आई कुड नॉट डू दिस, बट इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन डू इट। अगर अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो फॉन्ट थोड़ा बड़ा लिखिए, 2 लाइन्स के बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रखिए जिससे समझ आए एग्जामिनर को। उसके अलावा जो आप टाइटल्स लिख रहे हैं उनको बॉक्स में डाल दीजिए, तो इससे थोड़ा आपका स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। बट अगर हैंड राइटिंग इतनी भी बड़ी रोड ब्लॉक नहीं है ऑफ कोर्स कि आप उसके बिना क्लियर, अच्छी हैंड राइटिंग के बिना क्लियर नहीं कर सकते, तो डोंट फ्रेट ओवर इट टू मच ऑल्सो। कंटेंट आप सुधारिए, कंटेंट इज़ द किंग इफ़ प्रेजेंटेशन इज़ द क्वीन। और व्हेन आई टॉक अबाउट मेकिंग डायग्राम्स एंड मैप्स, ऑफ कोर्स टाइम लिमिट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये नहीं है कि वहाँ आप सजा रहे हैं बैठ के डायग्राम्स, आप सिंपली बहुत रूडिमेंट्री लेवल पे भी अगर आप बना रहे हैं तो वो सही रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसको ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपका जो कन्वे हो जाना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। एकदम भी ऐसा नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा है, बट इतना कोई ब्यूटिफिकेशन की डायग्राम्स को ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स आपके पास है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ पता है आंसर्स में वो हम लिख देते हैं
टोटली। सोशो में स्पेशली मैं ये करती थी कि इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट एनी टॉपिक, आई यूज्ड टू जस्ट राइट द एंटायर थिंग। तो प्लीज़ जब आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चन, आई नो टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट फिर भी एक बार भले ही 30 सेकंड लगा दीजिए उस क्वेश्चन को रीड करने में, उसकी डिमांड समझिए, उसकी कीवर्ड्स देख लीजिए कि डिस्क्राइब है या फिर क्रिटिक करना है या जो भी है, उसको देखिए, उसके हिसाब से आप थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत हेल्पफुल टिप ये रहती है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी के ही वर्ड्स उठा के आप अपना टाइटल बना दीजिए। तो उससे ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है हाँ ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे आर एड्रेसिंग। अगर आप वर्ड्स चेंज कर देंगे क्वेश्चन में जो पूछा है, भले ही आपने उसका आंसर सेम दिया हो, बट अगर आप टाइटल में वर्ड्स चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के अलावा, तो थोड़ा एग्जामिनर को समझने में मुश्किल होती है। इसलिए आप सिंपल वर्बेटम ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है उसका थोड़ा फ्रेज निकाल के आप टाइटल में डालिए, देन यू स्टार्ट राइटिंग योर पॉइंट्स। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ और उनकी इंपॉर्टेंस की। तो PYQs ऑफ कोर्स आपके बहुत बड़े गाइड रहेंगे, बट उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज़ भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने थ्रू द ईयर्स 2-3 साल के मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं उसमें 2 टेस्ट सीरीज़ मेजरली यूज़ की हैं, दैट इज़ विजन IAS एंड फोरम IAS। तो मैंने उनको मैं ख़रीद लेती थी जोश में पूरे टेस्ट्स, बट ऑफ कोर्स मैं उसमें 40% दे पाती थी, तो वही मैंने किया था, बट दे वर हेल्पफुल। ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन कभी कभी थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि मे बी इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट आपको ये इंश्योर करना है कि इवैल्यूएशन जैसा भी हो, क्योंकि UPSC कैसे इवैल्यूएट कर रहा है वो हमें अभी पता नहीं है एग्जैक्टली। तो इवैल्यूएशन जैसा भी हो, आपको अपने आंसर्स को फूल प्रूफ बनाना है। तो उसमें मैं ट्राई करती थी कि चाहे मैं जो भी टेस्ट सीरीज़ लिख रही हूँ उसमें मैं वही एक सेट फॉर्मेट रखती थी, थीसिस, एंटी थीसिस, वे फॉरवर्ड और गवर्नमेंट स्कीम्स। और मैंने लगभग लिख दिए होंगे अराउंड 20-30 मॉक्स तो मैंने लिखे हैं मेंस के लिए टोटल मिला के, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई हैव टू काउंट। मॉक्स मैंने इन 2 टेस्ट सीरीज से मेजरली लिखे थे। इवैल्यूएशन मैं अपने आप को कैसे एनालाइज करती थी, एक बार मैं देखती थी कि रिमार्क्स क्या आए हैं, ऑफ कोर्स आई वुड टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। फिर मैं देखती थी कि भले ही एक क्वेश्चन में शायद उन्होंने कुछ गलत इवैल्यूएट कर लिया हो, तो वो मैं कंसिडर कर लेती थी कि शायद डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये थी, वो पूछ कुछ और रहे थे, वो मैं देखती थी। उसके अलावा मैं मॉडल आंसर्स को रेफ़र करती थी। आई थिंक फोरम IAS की जो मॉडल आंसर्स हैं, आई रियली लाइक द क्वालिटी। तो उससे एटलीस्ट मुझे ये समझ आ जाता था कि स्ट्रक्चर कैसे करना है अपने आंसर्स को। उसके अलावा मुझे बहुत सारी वैल्यू एडिशन वहाँ से मिलती थी। बहुत सारे उसमें केस स्टडीज़ ऐसी रहती थी या फिर एग्जाम्पल्स ऐसे रहते थे जो मैंने पहले नहीं सुने थे, एंड इफ़ आई लाइक देम आई जस्ट इनकॉर्पोरेटेड देम इनटू माय नोट्स। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप ट्राई हो सकता है आप कर लीजिए। और लास्ट टाइम मैंने आई थिंक क्योंकि आई वॉज एनरोल्ड इन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो नेक्स्ट IAS ने फ्री में एक टेस्ट सीरीज़ दी थी, तो उसमें भी 1-2 टेस्ट शायद मैंने लिखे थे। तो जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड कन्वर्ट IAS। आई डिड नॉट यूज़ इट पर्सनली, बट काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, मेरे मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं। आई कैन नॉट वाउच फॉर द क्वालिटी बिकॉज आई पर्सनली हैवंट यूज्ड कन्वर्ट IAS, बट उसमें ये रहता है कि एक तो स्पीडी वैल्यूएशंस रहते हैं और द कॉस्ट इज़ वेरी लेस। तो आपको बहुत मतलब जो टेस्ट सीरीज़ आपको मे बी 30,000 की पड़ रही है या फिर 20-30 हज़ार की पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा आई थिंक 4 to 5,000 में हो जाता था। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आप, तो PYQ एक तो गाइड रखिए, और अगर पीयर एवेल्युएशन अगर कोई एक भी आपके साथ सीरियस एस्पिरेंट है तो आप एक दूसरे की कॉपीज़ अगर चेक कर लें तो वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने टॉपर्स कॉपी एक तो अनुदीप दुर्शेट्टी सर की देखी थी, क्योंकि वो बहुत सिंपलिस्टिक लिखते थे, बट वो जो भी लिखते थे वो अच्छे से कन्वे हो जाता था। उनकी प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर वाज एक्सट्रीमली गुड, तो मैंने उनकी कॉपी चेक की थी। स्टार्टिंग में मैंने अक्षत जैन सर की भी कॉपी दी थी जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फिर ऑफ कोर्स श्रुति शर्मा मैम, उनकी कॉपीज़ मैंने देखी थी, उससे मैंने बहुत बार वैल्यू एडिशन भी किया है अपने आंसर्स में। तो ये 2-3 कॉपीज़ जो थी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर दैट। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि पेन हम कौन सा यूज़ करें, और क्या पेन बहुत डिटरमाइन करता है राइटिंग। तो ऑफ कोर्स फर्स्टली आप ट्राई करिए जेल पेन आप यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ती है, लेजिबिलिटी भी बढ़ती है। सेकेंडली मैंने जो यूज़ किया था ट्राईमैक्स यूज़ किया था, मैं बचपन से वही यूज़ करती आ रही हूँ। थोड़ा भारी पेन है, इसलिए आप पहले थोड़ा देख लीजिए आपको सूट करे, अगर तभी यूज़ कीजिए, क्योंकि लास्ट तक बहुत दर्द होता है उसमें हाथ में।
तो ट्राईमैक्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई थिंक पायलट V7 इज़ वेरी फेमस अमंग ऑल द कैंडिडेट्स और अमंग द एस्पिरेंट्स, तो फिर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है जेल पेन कोई और आपका हाथ किसी पे बैठ गया है तो पेन नहीं डिटरमाइन करेगा आपका सिलेक्शन, तो आप उसको बेशक आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी वे में। तो नाउ कमिंग टू नोट्स, एक्चुअली मैंने कभी भी ऑफलाइन नोट्स नहीं बनाए, और पहले 1-2 टाइम में तो मैंने अच्छे से नोट्स बनाए ही नहीं थे इन जनरल मेंस के, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था लास्ट में रिवाइज़ करना। तो मेरे फ्रेंड ने एक चीज़ सजेस्ट की थी कि आप या तो एवरनोट पे या फिर A4 पे बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि टॉप एकदम पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें मैं बस कीवर्ड्स लिखती थी हर सिलेबस पॉइंट के लिए, जो चीज़ हर सिलेबस पॉइंट के लिए मैं बस कीवर्ड्स विच इंक्लूड्स, सपोज पॉलिटी है तो सुप्रीम कोर्ट केसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, गुड एग्जाम्पल्स हो गए, बस हर कीवर्ड के अंदर मैं ये 4-5 चीज़ें लिख देती थी, जिससे ये चीज़ मुझे लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। ये आप एवरनोट पे भी बना सकते हैं, मैंने मोस्टली एवरनोट पे बनाए हैं। और ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, या फिर मतलब हाँ ऐसे हिस्ट्री जैसे हो गया, या फिर इकोनॉमी हो गया, उसके लिए मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक फॉर्मेट में मैं लिखती थी। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए स्पेसिफिकली यू कैन रेफर टू नोट्स। और आप हेल्प ऐसा कोशिश करिए कि जितने शॉर्ट हो सकें, सिर्फ कीवर्ड्स अगर आप लिख सकें तो और बेहतर होगा, लास्ट मिनट रिविजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो नाउ इट कम्स टू हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। तो आई वॉज ऑन सोशल मीडिया, ऑल्दो मैं पोस्ट नहीं करती थी, मैं देखती रहती थी थोड़ा बहुत, तो कभी कभी मोबाइल कैन बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो उसके लिए मैंने फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड किया था। उसमें ट्रैक होता रहता था कि मैं कितना टाइम फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, कहाँ मेरा टाइम जा रहा है, या फिर कितने टाइम मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता था, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं और बहुत नंबर ऑफ़ आवर्स हो गए हैं, बट इन जनरल ऐसा होता है कि इतने नंबर ऑफ़ आवर्स क्लॉक ही नहीं होते। तो आप कोई ऐप अगर यूज़ करें, या फिर आप टाइमर कोई ले लीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको अकाउंटेबल रखने के लिए। कमिंग टू माई रूटीन, आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी व्हेन इट कम्स टू दिस प्रिपरेशन। तो मैं उठती थी अराउंड 7:30 बजे, फिर आधे या पौने घंटे में मैं रेडी होती थी। उसके बाद फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई रेड द न्यूज़पेपर। मैं हिंदू पढ़ती थी, कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर में अराउंड 40 मिनट्स के अराउंड मुझे लगता था, ज़्यादा अभी मैं इन डेप्थ नहीं जाती थी। तो 40 मिनट्स के बाद उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी अपना नॉर्मल जो भी GS मुझे पढ़ना है। थोड़ा मैं 40 मिनट्स का ही एक सिटिंग लेती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से पढ़ा नहीं जाता। My brain becomes saturated. I'm not able to study beyond that. I need a break of at least 10 minutes after every 45-50 minutes. तो एक सिटिंग मेरी 45 to 50 मिनट्स की रहती थी, और मैं दोपहर तक फिर पढ़ती थी। फिर अराउंड 2 बजे मैं लंच करती थी, 2 से 2:30 लंच किया, कुछ भी ऑफ कोर्स बीच में ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया। तो तब मैं नेटफ्लिक्स देख लिया या फिर TV देख लिया, मम्मी पापा के साथ बात कर ली। फिर 2:30 मेरा लंच ख़त्म होता था, तो मैं थोड़ी देर नैप लेती थी। इन द आफ्टरनून आई नीडेड माई आफ्टरनून नैप। आफ्टर दैट आई वोक अप एंड स्टडीड अगेन इन स्लॉट्स फॉर अ फ्यू आवर्स। फिर मैं जाती थी या तो जिम या फिर रनिंग। वर्कआउट हैज़ बिन अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ माई जर्नी थ्रू आउट। एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते के मैं वर्कआउट हमेशा मैंने इंश्योर किया है कि मैं करूं, क्योंकि दैट इज़ व्हाट केप्ट मी सेन थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो वहाँ पर 1.5 घंटा तो मुझे लग जाता था। फिर आके थोड़ा फ्रेश हुए, फिर बैठे, फिर डिनर किया, फिर वही डिनर में TV देख लिया, मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ बैठ गए, ये वो। फिर उसके बाद थोड़ी देर पढ़ती थी, 1 बजे या 12:30 बजे तक मेरा वाइंड अप हो जाता था। ये मोस्टली आइडियल सिनेरियो में रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो 1 भी घंटा नहीं पढ़ पाए। बहुत दिन ऐसा हो गया कि ठीक है डबल डिजिट क्लॉक कर लिया, बट इन जनरल एवरेज अगर मैं देखूं तो 6 से 7 घंटे मेरा दिन का रहता था। उससे ज़्यादा प्रीलिम्स के पहले थोड़ा बढ़ जाता था या मेंस के पहले, बट 10 से बियॉन्ड मैं ऑनेस्टली मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी और मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। मुझे सस्टेनेबल भी नहीं लगता था, तो वो कभी मैंने किया नहीं। और आपको कुछ साधु संत हर्मिट बनने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज ऑन सोशल मीडिया, आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग, बट आई वॉज ऑन सोशल मीडिया। अगर आप
इफ़ यू आर नॉट लेटिंग सोशल मीडिया और एनी डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल यू, आप एक लिमिटेड टाइम में कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है. ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, वीकली ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, मंथली ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है. बस आप डिसाइड कर लीजिए कि इस रूटीन में मुझे ब्रेक लेने हैं, तो दैट इज़ गुड. एंड इफ़ वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू, अगर मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के लिए मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज प्लीज़. तो मेरी एक एडवाइस रहेगी फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग इन टू दिस प्रेपरेशन. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. तो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो मेडिटेशन अगर आप आधा घंटा भी टाइम निकाल पा रहे हैं तो आप करिए. फिजिकल एक्सरसाइज आप प्लीज़ निगलेक्ट मत करिए. मतलब इतना साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिस विल हेल्प यू एनहांस योर एफिशिएंसी. आप नंबर ऑफ आवर्स मत बढ़ाइए, एफिशिएंसी बढ़ाइए. तो फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. आप भागिए, आपको खेलना है खेलिए, वॉक करना है वॉक करिए, जिम ज्वाइन करना है करिए, कुछ करिए, लेकिन कीप योर बॉडी मूविंग. डोंट बी एट रेस्ट द एंटायर डे. I wish you all the very best for your journey. I hope you come out with flying colors, and prelims is very near, so all the very best for that as well. Please do not take any extra pressure. And DKT has been very helpful in providing the strategy videos of the toppers, and I'm very glad that today I am also a part of this very platform that I once used to watch. I'm very thankful for the team. Thank you so much.